नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। चल एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ओके है। तो बच्चे, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, रेफ्रिजरेंट की बात चल रही थी, ठीक। और बीच में ही क्लास आपकी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ी रुक गई थी। नहीं तो लास्ट क्लास में ही आपका ये रेफ्रिजरेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाता। तो आज ऐसा करेंगे कि रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कल जो क्लास होगी इसमें एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा पार्ट इसमें बचा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की शायद हम लोग बात कर रहे थे और इसमें भी बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। तो आज जल्दी से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को कंप्लीट करके रेफ्रिजरेंट की कहानी को यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे पॉइंट है वो बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज इतनी जो कहानी है रेफ्रिजरेंट की, ये आपके लिए काफ़ी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक मुझे बताइएगा कि आपका अगर किसी भी पॉइंट में डाउट है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अदरवाइज आज की कहानी को फिर हम करते हैं शुरुआत, और रेफ्रिजरेंट की कहानी को यहाँ पर हम कर लेंगे आज पूरा खत्म, ठीक है। कल से एक नए टॉपिक की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। चले, तो जल्दी से यहाँ तक मुझे बताइएगा किसी भी पॉइंट में आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर चुके। नमस्कार भाई, नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए, ऑल क्लियर। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट चैप्टर था और ये जो सेकंड चैप्टर है, ये काफ़ी लंबे थे, क्योंकि इसमें बेस बनाने की बात होती है, तो ये काफ़ी लंबे चले। अब आने वाले जो आपके चैप्टर होंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, वो काफ़ी छोटे चैप्टर्स आपके होंगे। बिल्कुल भाई, ये दोनों ही चैप्टर काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, इससे छोटे ही हैं। चलिए, ठीक है। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की, ठीक है। और मैं आपको बता चुका था कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की और हम बात करते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की, ठीक है। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट जो कि डायरेक्ट कूलिंग के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, या जिनसे डायरेक्ट कूलिंग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। तो एक आपके होते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, जिनसे हम क्या करते हैं, सीधा कूलिंग कर लेते हैं। एक आपके होते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से हम कूल करते हैं, ठीक है। और फिर जहां पर हमें कूलिंग करनी होती है वहां पर इन रेफ्रिजरेंट को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं कब आती हैं, देखिए, अगर रेफ्रिजरेंट हमारा जहरीला है, ठीक है, तो उस केस में उसे डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, उससे किसी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को हम कूल करेंगे और फिर जहां पर हमें कूलिंग करनी है वहां पर उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था इसमें कि कोल्ड, जिस चीज को हमें ठंडा करना है या जिस स्पेस को हमें ठंडा करना है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है, या हमें एक लार्ज क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट की जरूरत है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट आपके जो होते हैं नॉर्मली काफी कॉस्टली होंगे, तो वहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन पानी वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो पानी कैसा है, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और इस चैप्टर की कहानी को करते हैं समाप्त, ठीक है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की अगर हम बात करें, द टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एयर कंडीशनिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। जहरीले रेफ्रिजरेंट का उपयोग आवासीय भवनों के एयर कंडीशनिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि अगर रेफ्रिजरेंट हमारा टॉक्सिक है तो जहां पर लोग रहते हैं वहां पर इसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का। या दूसरी समस्या मैंने आपको बताई कि जहां पर ज़्यादा
रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई स्पेस है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, उसे हमें ठंडा करना है, तो उस केस में रेफ्रिजरेंट ज़्यादा हमें चाहिए होगा, तब हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, चलिए फिर बच्चे बात आती है कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह कौन से रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये पानी होगा, यानी कि वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वाटर के अगर हम बात करते हैं इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर की, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करता है। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ पर तापमान हमें 0 से ऊपर ही रखना है, तो वहाँ पर पानी तो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट होगा। लेकिन अगर हमें 0 से भी नीचे कूलिंग करनी है, तब हम यूज़ करते हैं ब्राइन का। ब्राइन कुछ नहीं है, ठीक है, ब्राइन सिंपल क्या होता है, पानी में ही हम डाल देते हैं सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड को, ठीक है, पानी में मिला दिया जाता है और इसे बोला जाता है ब्राइन। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, जब हम सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड को मिलाते हैं पानी में, तो होता क्या है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाता है। ठीक है, और इसे ही कहा जाता है ब्राइन। तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द चीपर ग्रेड सुटेबल कूलिंग मीडिया सच एज वाटर, ठीक है, ब्राइन, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इन सभी का इस्तेमाल हम करते हैं इनडायरेक्ट कूलिंग के लिए। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष शीतलक के लिए सस्ता ग्रेड उपयुक्त शीतलन माध्यम जैसे पानी, सोडियम क्लोराइड और ब्राइन का घोल या कैल्शियम क्लोराइड, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, चलिए फिर बच्चे सेम वही कहानी कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह सबसे ज्यादा कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल करने की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ब्राइन का हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सोडियम और कैल्शियम के साथ एक छोटी सी समस्या होती है। ये समस्या क्या होती है कि यह कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए अच्छा रेफ्रिजरेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, इसे डीके करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की या कैल्शियम क्लोराइड की, तो ये जो होते हैं ये आपके ब्रास के लिए और कॉपर के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, कुछ अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और ये जनरली कहलाते हैं एंटी फ्रीज। ठीक है, तो एंटी फ्रीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इथाइलिन का और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है एज ए एंटी फ्रीज। ठीक है, जहां पर सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, या हमें जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है इसे और कम लेकर जाना है। ठीक है, तो इस केस में हम इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोल का। ठीक है, चलिए तो बच्चे आपके जो इथाइलिन ग्लाइकोल होते हैं और जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होते हैं, ये आपके होते हैं एंटी फ्रीज। ठीक है, एंटी फ्रीजर हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर टेम्परेचर हमें और नेगेटिव में लेकर जाना है। ठीक है, या सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जहां पर इफेक्टिव नहीं होते हैं, ये मटेरियल को बेकार करना शुरू कर देते हैं, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं एंटी फ्रीजर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि एंटी फ्रीजर की तरह कौन कौन से आपके जो केमिकल्स हैं, बेसिकली कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो ये होते हैं आपके इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो याद रखना इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है एंटी फ्रीजर की तरह। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो सबसे पहला हमारा जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है ये होता है पानी। ठीक है, पानी कैसा है, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, इफेक्टिव भी है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कम टेम्परेचर पर हम इसकी बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी को सार्वभौमिक रूप से द्वितीयक प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब बनाए रखने के लिए आवश्यक तापमान पानी के हिमांक बिंदु से ऊपर होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर की कूलिंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पानी एक अच्छा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। लेकिन जैसे ही हम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की बात करेंगे, तब यह हमारा एक अच्छा रेफ्रिजरेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रीज जो होती हैं यहाँ पर जनरली किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर बच्चे बात आती है कि ब्राइन क्या होते हैं। तो ब्राइन में आपको जैसे कि कई बार बता चुका हूं कि ब्राइन क्या होता है, जब पानी में नमक को मिलाते हैं तो इस सॉल्यूशन को कहा जाता है ब्राइन। ब्राइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो इसे कहा जाता है ब्राइन।
और ऐसा करने से होता क्या है, ठीक है, ऐसा करने से फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कम हो जाता है। शायद एक क्वेश्चन भी मैंने आपको इसमें बताया होगा कि क्या होता है, सोडियम क्लोराइड अथवा कैल्शियम क्लोराइड को जब पानी में मिलाया जाता है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है ये कम हो जाता है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके थे। ठीक है, चलिए फिर इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, यूटेक्टिक टेम्परेचर और यूटेक्टिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो जैसे जैसे पानी में नमक डालते जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी और इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर सबसे कम होगा। ठीक है, इसे कहा जाता है यूटेक्टिक टेम्परेचर। और जिस कॉन्सेंट्रेशन पर, जिस सांद्रता पर यह टेम्परेचर सबसे कम होता है इसे हम कहते हैं यूटेक्टिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका था। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को शायद यहाँ से स्टार्ट करना, तो ये पॉइंट्स आपके रह गए थे। ठीक है, इनका डिस्कशन करते हैं और इस चैप्टर की आज समाप्ति हम लोग कर ले। चलिए तो बच्चे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले अगर हम ब्राइन की बात करेंगे तो ये एक आपका होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो ब्राइन है एक आपका ये होता है। चलिए तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले अगर ब्राइन की हम बात करें तो एक आपका इसमें होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, और एक होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइकोल्स आपके होते हैं, याद रखिएगा ग्लाइकोल्स जो होते हैं जिन्हें हम एंटी फ्रीजर कहते हैं। ठीक है, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लाइकोल में आपके होते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ में क्या होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो आपका जो ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन ग्लाइकोल का भी इस्तेमाल करते हैं, अभी बताऊंगा कि ग्लाइकोल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन आर मोस्ट कॉमन अप टू 15 डिग्री सेल्सियस। अगर इफेक्टिव कूलिंग हमें 15 डिग्री सेल्सियस तक करनी है तो सोडियम क्लोराइड हमारा अच्छा माना जाता है। ठीक है, इससे नीचे की भी हम बात कर सकते हैं लेकिन जो इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं वो 15 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है, इससे अगर नीचे जाना है, ठीक है, तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड होता है जो कि -50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड अच्छा माना जाता है 15 डिग्री सेल्सियस तक, और आपका जो कैल्शियम क्लोराइड है ये अच्छा माना जाता है -50 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ये क्या करते हैं, कोरोसिव होते हैं, यानी कि ये मटेरियल को बेकार करना स्टार्ट कर देते हैं अगर इन्हें हम यूज करते हैं ब्रास के साथ, अगर इन्हें हम यूज करते हैं कॉपर के साथ, या इन्हें अगर यूज किया जाता है एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, तो आपका जो सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, और हमारा जो सिस्टम हमने बनाया है, रेफ्रिजरेशन का सिस्टम हमने जो बना रखा है, उसमें अगर मटेरियल हमने लिया है ब्रास, कॉपर या एल्यूमिनियम, उस केस में ये मटेरियल को बेकार करना स्टार्ट कर देते हैं और ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ करना होगा, तब उस केस में हम यूज करते हैं ग्लाइकोल्स। ठीक है, और ग्लाइकोल्स में भी आपके क्या होते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और साथ में होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, चलिए हिंदी में एक बार देख लेते हैं क्या है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाले ब्राइन है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं और साथ में आपके ग्लाइकोल्स होते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो ब्राइन घोल होता है ये आपका 15 डिग्री सेल्सियस तक इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के ब्राइन घोल की बात करते हैं तो ये -50 डिग्री सेल्सियस तक इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इन ब्राइन्स का इस्तेमाल हम करते हैं पीतल के साथ, अगर इनका इस्तेमाल करते हैं हम तांबे के साथ, अगर इनका इस्तेमाल करते हैं हम एल्यूमिनियम के साथ, तो ये क्या करते हैं, मटेरियल को बेकार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं क्या, एंटी फ्रीजर, जो कि आपके होते हैं ग्लाइकोल। ठीक है, चलिए तो इन सम केसेस इंस्टेड ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ना लेकर हम क्या है कुछ अलग केमिकल यूज करते हैं जिन्हें कहा जाता है एंटी फ्रीज। ठीक है, तो एंटी फ्रीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब एंटी फ्रीज के इस्तेमाल करने से दो फायदे होते हैं, जिन मटेरियल के साथ इनका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे थे उनके साथ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यह टेम्परेचर को और कम करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो आर मिक्स्ड विद वाटर इन वेरिंग प्रोपोर्शन टू सप्रेस द फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ मामलों में नमक के घोल के बजाय कुछ तरल रसायनों को अक्सर एंटी फ्रीजर कहा जाता है। ठीक है, एंटी फ्रीजर कहा जाता है। पानी के साथ अलग अलग अनुपात में मिश्रित किया जाता है ताकि ठंड तापमान यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है, ठीक है, ये जमाव बिंदु जो है यह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सके। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हैव ए नंबर ऑफ गुड प्रॉपर्टीज। इसके लिए आपका जो इथाइलिन ग्लाइकोल है और जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जिस वजह से इन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे होते हैं ये? नॉन पोरोसिव होते हैं। ठीक है, तो जिन मटेरियल के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ठीक है, जिन मटेरियल के लिए हम एक सिंपल ब्राइन का सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वहां पर भी इनका इस्तेमाल आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एंटी फ्रीज भी क्या होते हैं? एंटी फ्रीज भी तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर जाते हैं। ठीक है, एंटी फ्रीज हम कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? तो दो तरह के एंटी फ्रीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड साथ में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, चलिए फिर बच्चे लास्ट में आपके कुछ पॉइंट्स बचते हैं और ये पॉइंट्स क्या हैं? बेसिकली सीधे सीधे क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो मैं इसे नोट कहता हूं या मैं इसे कह सकता हूं इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी क्या है? इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली डेटा है और आपको सीधा याद रखना है पेपर के लिए, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में सीधे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट इनमें ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल ये आपके क्या है? क्वेश्चन है। चलिए, तो अभी बच्चे जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला बताया कि एंटी फ्रीज जो होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटी फ्रीज के रूप में किस किस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एंटी फ्रीज के रूप में आपका इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंटी फ्रीज के रूप में इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साथ में सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है बच्चे, एंटी फ्रीज जो होते हैं ये कंप्रेसर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कंप्रेसर के लिए एज ए ल्यूब्रिकेंट भी ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एंटी फ्रीज जो होते हैं कंप्रेसर के लिए ल्यूब्रिकेशन का काम भी करते हैं। ठीक है, यानी कि ये एज ए ल्यूब्रिकेंट भी वर्क करते हैं फॉर ए कंप्रेसर। ठीक है, तो एंटी फ्रीज वर्क एज ए ल्यूब्रिकेंट फॉर कंप्रेसर। ठीक है, तो ये कंप्रेसर के लिए एक स्नेहक के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि एंटी फ्रीज होते कौन कौन से हैं? एथिलीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो होते हैं ये आपके एंटी फ्रीज होते हैं। एंटी फ्रीज जो होते हैं कंप्रेसर के लिए ल्यूब्रिकेंट का भी काम करते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि इनका फेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये इवेपोरेट नहीं होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इनके अंदर एक क्वालिटी और क्या होती है कि एंटी फ्रीज जो होते हैं ये इवेपोरेट नहीं होते हैं जब हम इनका यूज करते हैं। नॉर्मली अगर हम किसी और चीज की बात करें तो वो क्या करते हैं? ठीक है, इवेपोरेट कर जाते हैं। चलिए फिर बच्चे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेंट जिस सिलेंडर में स्टोर किए जाते हैं ये इनकी धातु कौन सी होती है? ठीक है, जिस सिलेंडर में रेफ्रिजरेंट को रखा जाता है इनका मटेरियल कौन सा होता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा मटेरियल की हम बात करें तो रेफ्रिजरेंट जिस सिलेंडर में स्टोर किए जाते हैं ये आपके एल्यूमिनियम और स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और स्टील के बने हुए सिलेंडर्स में रेफ्रिजरेंट को स्टोर किया जाता है। ठीक है, टू कॉमनली ब्राइन मैं आपको बता ही चुका हूं, ये आपके होते हैं सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर जो होते हैं ये एल्यूमिनियम और स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले दो ब्राइन आपके सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चे बात आती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जहां पर ओजोन लेयर का डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जहां पर ओजोन लेयर है ये बेकार होने लगती है, इसका डीके होना शुरू हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए
फिर बच्चे बात आती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपने सुना भी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो ओजोन लेयर है इसे डिप्लीट करती है, ठीक है, इसे बेकार करती है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं फ्रियोन कैटेगरी से और कार्बन डाइऑक्साइड में कि सबसे ज्यादा डैमेज ओजोन लेयर को कौन सा करता है इनमें से, तो याद रखिएगा कि फ्रियोन जो होता है यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना जल्दी ओजोन लेयर को नष्ट करता है, ठीक है। इसका इफेक्ट कितना होता है, मान लिया अगर मैं कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्स प्रभाव है, तो जो फ्रियोन्स होते हैं इनका प्रभाव 1000 एक्स होगा, ठीक है। तो यह 1000 गुना ज्यादा ओजोन लेयर को बेकार करता है, ठीक है। तो फ्रियोन्स डेस्ट्रॉय ओजोन लेयर 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यह 1000 गुना ज्यादा आपकी ओजोन लेयर जो है इसे बेकार करता है, अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। चलिए फिर बच्चे कुछ छोटे छोटे टर्म्स बीच में यूज किए गए थे, उनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे HC की हम बात करते हैं तो HC आपका H यानी कि हाइड्रो, C यानी कि कार्बन, ठीक है। अगर हम CFC की बात करते हैं तो C मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो और C मतलब कार्बन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम HCFC की बात करते हैं तो H मतलब हाइड्रोजनेटेड, ठीक है, C मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो और C मतलब कार्बन, ठीक है। इसी तरह CFC आपका हो ही चुका है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके पेपर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। HC हाइड्रोकार्बन, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC हाइड्रोजनीकृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए तो ये जो रेफ्रिजरेंट की कहानी है मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पर ये कवर हो चुका है, तो इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि ज़्यादा खींचने से भी कोई फायदा नहीं है, उतना आप कवर नहीं कर पाओगे और सिलेबस आपके लिए एक बर्डन होता जाएगा, ठीक है। तो मुझे जो लगता है रेफ्रिजरेंट की इतनी कहानी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। मेरी तरफ से रेफ्रिजरेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपका काम क्या होगा, आपका काम है नोट्स पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन लगाना, और अगर आपको कोई पॉइंट एक्स्ट्रा दिखता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें कवर नहीं की गई हैं, कुछ ना कुछ चीजें छोड़ी जाती हैं, सारी चीजें कवर करोगे तो फिर सिलेबस पूरा कराना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बची हुई हैं और वो इम्पोर्टेंट है तो आप उन्हें नोट्स में ऐड कर सकते हो, या जैसे ही मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं एज ए क्वेश्चन आपसे कुछ कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से हो जाती है बच्चे रेफ्रिजरेंट की कहानी समाप्त। चलिए तो एक बार यहाँ तक बताइएगा कि यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या किसी में डाउट है, अदरवाइज एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है और फिर रेफ्रिजरेंट की कहानी को कर देते हैं यहीं पर समापन, ठीक है बच्चे। तो बच्चे रेफ्रिजरेंट मैं आपको बता चुका हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, एटलीस्ट 2 मार्क्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है हम बात कर चुके हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेंट कितने प्रकार के होते हैं ये हम बात कर चुके हैं। आपके जो फर्स्ट टाइप होता है इसमें कौन सा आता है, सेकंड टाइप में कौन सा है ये आता है, ठीक है, ये हमारा डिस्कशन हो चुका है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, फॉर्मूले मैंने बहुत सारे फॉर्मूले मैंने लगा लगा कर आपको दिखाया सोल्व करना, ठीक है। और सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ठीक है, ये सारा डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं बता चुका हूँ R134A क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम किस तरह से निकालते हैं, इसके अंदर क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है, ठीक है। ये डिस्कशन भी हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं, ठीक है। ओजोन लेयर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्लोरीन ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। फिर हमने जाना केमिकल फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं, इनका नाम किस तरह से रखते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बार देख चुके हैं, 700 सीरीज के साथ होते हैं और इसमें मोलिकुलर वेट को ऐड कर देते हैं, पानी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, SO2 एयर, ये सभी क्या है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। तो ये आपका केस थर्ड था। केस फोर में हमने शायद एजोट्रोप्स की बात की थी, ठीक है। 500 सीरीज के साथ जो आपको मिलते हैं ये आपके एजोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आपके ये सब होते हैं और इनके आपको नेम याद रखने हैं। फ्रियोन जो कहा जाता है, हेलो कार्बन्स को फ्रियोन कहते हैं, जेनेट्रॉन कहते हैं, आइसोट्रॉन कहते हैं, एरोटोन, ठीक है, कौन करता है,
एसरे के द्वारा ये सब किया जाता है। ठीक है, ये इनके केमिकल नेम्स है जो आपको देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके एजोट्रोप्स होते हैं। मेनली दो रेफ्रिजरेंट्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं एजोट्रोप्स। हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की बात करेंगे। केमिकल फॉर्मूला इनका क्या होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और वर्ड जो एंडिंग करेगा ये इन से एंड करता है। ठीक है, फिर कुछ रेफ्रिजरेंट होते हैं इनका सिलेंडर कोड होता है। ठीक है, अगर इस बुक की बात करोगे तो आर के राजपूत का ये डेटा है। अगर इन केस आपको कभी ऐसा लगता है कि एग्जामिनर कुछ और आंसर देता है, ठीक है, आपका कुछ और है, तो ये जो डेटा लिया गया है आर के राजपूत से लिया गया है। ठीक है, आर के राजपूत का डेटा है और राजपूत बीटेक लेवल पर एक अच्छी बुक मानी जाती है। साथ ही साथ जीएस सेठी में भी आप देखोगे तो उसमें भी यही है, जीएस सेठी है, शायद कोई और सी बुक है, ये नाम देखना पड़ेगा, पर देखकर बता दूंगा कौन सी है मेरे पास। तो डेटा उसमें भी यही दिया गया है, जीएस सेठी ही है शायद। ठीक है, तो डेटा आप चेक कर सकते हो। चलिए, फिर हमने जाना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक की हमने बात की, केमिकल, फिजिकल, ये सभी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना जरूरी होता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ये सभी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फिर आप ये कुछ क्वेश्चन, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए। ठीक है, अदर प्रॉपर्टीज आपकी ये होती हैं, ठीक है, जो एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए। ठीक है, फिर कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट है जिनका यूज कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, बॉइलिंग टेम्परेचर का डेटा मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि कभी कभी बॉइलिंग टेम्परेचर का डेटा पूछ लिया जाता है, कंपैरिजन कर लिया जाता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर का भी आपको याद रखना है, और कुछ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, लीक डिटेक्शन टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, या तो रेफ्रिजरेंट लीक ना करे, और अगर लीक करता भी है तो इसे डिटेक्ट करना, ठीक है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी होता है, और विद इन टाइम लिमिट हमें इसे डिटेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो लीक डिटेक्शन टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये अमोनिया के लिए हमें पता करना है, अमोनिया के लिए कौन कौन सा होता है, फ्रियोन कैटेगरी के लिए कौन कौन से होते हैं, 500 के लिए कौन से हैं, ठीक है, R22 के लिए कौन से हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि कौन सा रेफ्रिजरेंट और इसका यूज कहाँ पर होता है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, एक छोटा सा डिस्कशन कंप्रेसर के लिए था, बाकी कंप्रेसर आपका भी डिटेल में होना है, क्योंकि कंप्रेसर एक अच्छा खासा टॉपिक है और क्वेश्चन उससे आ जाते हैं, तो कंप्रेसर हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बस वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए। चलिए, और आज हमने जाना सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट से, तो बच्चे ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये आपका हो जाता है रेफ्रिजरेंट का समापन। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेरी तरफ से ऑलमोस्ट लगभग आपका 80 to 90% कंप्लीट है। छोटे मोटे कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है आपका तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आज की क्लास को करेंगे यहीं पर समाप्त, और कल हम लोग जो मिलेंगे वो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर, बहुत अच्छे, बिल्कुल भाई, मेहनत करो जमकर, रिवाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और डाउट जो छोटे मोटे डाउट तो कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है, अब आपका जो मेन पार्ट इसमें बचा है ना, छोटा मोटा डेटा है, तो उसमें ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपका जो कंसेप्ट जितने भी हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले जितना भी पार्ट है वो मैं आपका सारा कवर कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चे, फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, फिर बहुत अच्छे, जमकर मेहनत करो, पढ़ाई करो। ठीक है फिर।